नमस्कार, आपका स्वागत है द लोकदूत में। आज हम उपस्थित हैं जयपुर में। जयपुर इसलिए चर्चा में है क्योंकि राजस्थान में इस साल होने वाले सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के एडमिशन्स के बाद के जो चुनाव हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। उन चुनावों के रद्द होने के साथ साथ आज जयपुर में एक और वाकया देखने को मिला जहां पर छात्र नेताओं को डिटेन किया जा रहा है। इस दौरान हमने कुछ छात्र नेताओं से बातचीत के लिए एक जगह जुटाई है जहां पर हम उनके साथ बात करेंगे, उनके ख्याल क्या है, उनके साथ जो समस्याएं हुई हैं उन पर उनको क्या कहना है, इस बारे में उनकी राय क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानना शुरू करते हैं। हाल ही में जो छात्र संघ चुनाव की तैयारियां आप एक लंबे समय से कर रहे थे, सोशल मीडिया पर आपके अनेक वीडियोज, अनेक तैयारियों के, आपके भाषणों के अनेक वीडियोज जो थे वो वायरल हो रहे थे, परंतु अब अचानक जब एकदम सीमा पर आकर चुनाव खड़ा हुआ था, उस वक्त चुनाव को ना करवाने के पीछे की जो घोषणा है उसके संभावित कारण आपको क्या नजर आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और बात ऐसी है कि संभावित कारण इसका कोई कारण नहीं है। इसका एक ही कारण जो हमें साफ साफ नज़र आता है वो ये है कि सरकार बैकफुट पर है। सरकार किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि उसके खिलाफ माहौल क्रिएट हो, क्योंकि जिस प्रकार से अपन ने पिछले 4 साल में, 4.5 साल में सरकार की कार्यशैली देखी है, उसमें हमें साफ जाहिर होता है कि सरकार से युवा है वो अच्छे खासे नाराज़ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे यौन शोषण हुए हैं, बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, बहुत सारी भर्तियां रद्द हुई है, मतलब रोजगार के मामले में भर्तियां सरकार पूरी नहीं करा पाई। तो एक युवाओं में है वो बहुत भयंकर रोष सरकार के खिलाफ व्याप्त था। तो सरकार कहीं ना कहीं उस चीज़ से बैकफुट पे थी कि, और जो सरकार का अग्रिम संगठन है, छात्र संगठन है NSUI, वो भी लगातार 6-7 साल से कहीं ना कहीं हार रहा है। तो सरकार को 2016 में लास्ट बार NSUI जीती थी, उसके बाद से NSUI नहीं जीती। तो सरकार को अपनी हार का बहुत भयंकर डर था। और अभी भी पिछले साल भी जो चुनाव हुए थे, एक राजस्थान में 16-17 यूनिवर्सिटी हैं, एक यूनिवर्सिटी में खाता नहीं खुला था NSUI जैसे छात्र संगठन का, जिसकी सरकार वर्तमान में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये बौखलाहट है, सरकार को ये साफ साफ अपनी हार नजर आ रही है। और सरकार ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का ये छात्र संघ चुनाव रद्द करके काम किया है। जी, आप किस छात्र संगठन से संबंध रखते हैं? देखिए, मैं विधि का छात्र हूँ। विधि महाविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय से मैं छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रहा था। मेरा किसी भी छात्र संगठन से कोई ताल्लुकात अभी तक नहीं है। मैं निर्दलीय तैयारी कर रहा था। तो उसके बाद जो NSUI के लिए आप कह रहे हैं कि NSUI के जो छात्र विंग जो कांग्रेस की है वो हार रही है, जिसके चलते चुनावों को कैंसिल किया जा रहा है। तो NSUI के हारने से मुख्य चुनावों पर फर्क पड़ेगा, ये समीकरण आप कैसे देखते हैं? देखिए कि NSUI जैसे अपने आप को कहते हैं कि हम अग्रिम छात्र संगठन है कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं जब उनका छात्र संगठन चुनाव हारता है, पूरे प्रदेश में चुनाव हारता है, तो निश्चित तौर पर माहौल तो नेगेटिव क्रिएट होता है संगठन के खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा है कि हमारा संगठन हारेगा, वो अपने संगठन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उनके संगठन में कहीं ना कहीं अंदरूनी समस्याएं हैं, जिसके कारण से लगातार 7 साल से वो चुनाव आ रहा है। पिछली बार की स्थिति देखो आप कि सरकार होने के बावजूद एक विश्वविद्यालय में वो जीत हासिल नहीं कर पाए, उनका खाता नहीं खुला। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और उसी का परिणाम आज ये है कि ऐन वक्त पर जब सब छात्र नेताओं ने, सब छात्रों ने बहुत भयंकर तैयारियां कर ली थी, पूरे साल बहुत खून पसीना उन्होंने बहाया था, भूखे रह के उन्होंने छात्रों की सेवा की थी। और आज ऐन वक्त पे जब चुनाव आया, चुनाव के मात्र 15 दिन शेष थे, तब सरकार आके कहती है कि चुनाव नहीं होंगे। और सरकार हवाला देखिए किस चीज़ का देती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने का हवाला देती है। ये सब चीज़ें, आप ये बताइए कि इन सब चीज़ों का छात्र संघ चुनाव से क्या लेना देना है? सेशन टाइम पे शुरू नहीं कर पा रहे तो उसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन की गलती है, इसमें आम छात्र की कहाँ गलती है? ठीक है, आप तय समय पे चीज़ें पूरी नहीं हुई। नहीं, पिछले बार का ही आप चुनाव देखिए कि आनंद फानन में एडमिशन नहीं हुए थे, नए एडमिशन नहीं हुए थे, सिर्फ एक लेटर हेड पे, सिर्फ एक एफिडेविट के नाम पे उन्होंने छात्र संघ चुनाव करवा लिए थे। तो जब सरकार की मंशा थी चुनाव करवाने की पिछले साल, इस बार उनकी मंशा नहीं है, तो ये कितने हवाले दे, कितने बहाने दे। जो आप हवालों की बात कर रहे हैं उसी के साथ एक और चीज पर मैं आपका ध्यान लेके आता हूँ। कल जब माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो भी छात्र नेता हैं, जो छात्रों के लिए काम करने के इच्छुक हैं और जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो लिंगडो कमेटी के रूल्स की पालना नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अनुशासन भंग जैसी स्थिति पैदा हो गई है। और इतना पैसा उनके पास आता कहां से? करोड़ों रुपया वो बहाते हैं। यानी उन्होंने यूनिवर्सिटी के चुनाव को MP MLA का चुनाव बना दिया है। तो इस बात पर आपका क्या कहना है? क्या सच में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं जो कैंडिडेट हैं? आप भी एक कैंडिडेट हैं, तो इसकी जमीनी हकीकत क्या है और उनका वो दावा कितना सही है? देखिए, जो दावा कर रहे हैं
कि लिंग दो कमेटी की सिफारिश की जो कमेटी है उसकी सिफारिशों की पालना नहीं हो रही है। आप एक बात बताइए कि लिंग दो कमेटी ने जो सिफारिश रिकमेंडेशन तय किए हैं उनकी पालना करवाना किसका काम है? प्रशासन का काम है। यदि कोई उनकी पालना नहीं कर रहा तो आप उसको मतलब लीगल मतलब वैध घोषित मत करिए, उसको आप अवैध घोषित कर दीजिए कि वो लीगल कैंडिडेट नहीं है, तो ये कर सकते हो आप। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप छात्र नेता हैं वो लिंग दो कमेटी की सिफारिश की पालना नहीं कर रहे, इसका मतलब ये कहाँ से मतलब हुआ कि आप चुनाव ही कैंसिल कर दोगे? आपने रिकमेंडेशन उनकी ली है, लिमिटेशंस तय किए हैं, तो आप उन लिमिटेशंस की जो पालना नहीं कर रहा उस छात्र नेता को आप अवैध घोषित कीजिए, लेकिन चुनाव तो करवाइए। ये कौन सा तरीका है कि आप चुनाव नहीं करवा रहे और ये लिंग दो सिफारिश कमेटी की सिफारिश की बात कर रहे हैं? ये खुद ही अपने मुंह से स्वीकारते हैं कि अभी जब 2020 में जो सरकार वाला मामला हुआ था उसमें एमएलए को 25-25 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे, तो क्या इन्होंने ऑफर नहीं किए थे? वो तो सब कर रहे हैं, जबकि उनकी भी तो लिमिटेशंस तय है ना कि एक 20 लाख 30 लाख रुपए एक एमएलए के चुनाव में खर्च होते हैं। जबकि यहाँ सच्चाई तो ये है कि जो संगठन है, राजनीतिक संगठन है, ये 20-30 50-50 लाख रुपए तो एक एक नेता से संगठन के टिकट देने के नाम पे वो पैसे लेते हैं। तो ये खुद पालना करें तो हमारे अग्रज हैं, खुद पालना करेंगे तब हम पालना करेंगे, और हम नहीं कर रहे तो हमें अवैध घोषित करिए, आप चुनाव में शामिल मत होने दीजिए। लेकिन इसका ये कौन सा तरह हुआ कि अब लिंग दो की सिफारिश की पालना नहीं हो रही, हम चुनाव नहीं होने देंगे? ये सरासर अन्याय है, ये सरासर गलत है। खून पसीने से मेहनत करी हुई इन छात्र नेताओं की मेहनत पे इन्होंने पानी फेरा है। इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में छात्र कहीं ना कहीं जरूर देंगे और सरकार को खामियाजा दोगुने तौर पर भुगतना पड़ेगा। मेरा जो अगला सवाल है वो विकास जी आपसे है कि आपका, पहले तो आप ये बताइए किस छात्र संगठन से संबंध रखते हैं? मैं किसी छात्र संगठन से संबंध नहीं रखता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट तैयारी कर रहा हूँ। आप निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। तो आपको भी वही बात लगती है चुनाव ना करवाए जाने के पीछे जो इनको लग रही है? देखिए, बिल्कुल जैसे साथी भाई विजयपाल जी ने बताया कि जो सरकार में एक तरीके से ये चुनावी साल है तो 5 साल ऑलमोस्ट सरकार के कंप्लीट होने वाले हैं। सरकार की तरफ से युवाओं के ऊपर कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है। एक तरफ युवा दिवस मनाया जा रहा है, लोगों के वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े फंक्शंस कराए जा रहे हैं जो एक दिखावे के तौर पे वो करा जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे जैसे युवाओं की जो आवाज़ है उसको कुचला जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी रेवड़ियाँ बांट रहे हैं जो एक चुनावी साल आ गया कि ये फ्री में ले जाओ, आप ये ले जाओ, युवाओं ने ये कर दिया, एजुकेशन को हम ये कर रहे हैं, इतने विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, इतने यूनिवर्सिटियाँ खोलेंगे, इतने स्कूल खुल रहे हैं, इतने स्टाफ को कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वही जो शिक्षा के नाम पे जैसे हम आज एक आम स्टूडेंट है उसकी आवाज़ को उठा रहे हैं, उसकी आवाज़ को हम बुलंद कर रहे हैं, तो उन सबको दबाया जा रहा है ये चुनाव बंद करके। तो कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान भर में जो सरकार के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, युवाओं में जो आक्रोश है, तो इसके डर से सरकार सख्ते में आ गई है और उन्होंने आनन फानन में अंतिम मोमेंट पे आके चुनाव बंद करने का फैसला लिया है। परंतु मेरा एनएसयूआई की कुछ कैंडिडेट से बातचीत हुई और वो कह रहे हैं कि एनएसयूआई तो चुनाव कराने के पक्ष में है लेकिन सरकार पक्ष में नहीं है। तो ये जो दो मुंही बात जो नजर आ रही है कि उन्हीं की जो बड़ी विंग है, जिसकी छोटी विंग एनएसयूआई है, कांग्रेस जो है, कांग्रेस ये कह रही है कि चुनाव नहीं होंगे, और वहीं दूसरा जो बयान आता है वो ये आता है कि एनएसयूआई चाहती है। तो इस दोगली बात के पीछे भी क्या कोई राजनीति नजर आ रही है आपको? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सारे इनके डिसीजंस होते हैं पार्टियों में, जैसे वो छात्र संगठन हो, चाहे उसकी पार्टी हो, चाहे उनके मुखिया हो, तो इनके जैसे ऊपर से इनको जो मैसेज मिलता है उसके अकॉर्डिंग ये सब काम करते हैं। अब सरकार ने जैसे ही आनन फानन में चुनाव बंद करने का फैसला किया है और युवाओं में जो आक्रोश है, जो रोष है, सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं जो राजस्थान भर में, तो इनको देख के सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। उन्होंने वहाँ से अपने छात्र संगठन को मैसेज पहुँचाया होगा कि भाई आप लोग ऐसा पॉजिटिव माहौल बनाओ कि भाई हम लोग चुनाव करवाने के पक्ष में थे। अगर एनएसयूआई जो सरकार का मुख्य वो छात्र संगठन है वो ये चुनाव करवाने के पक्ष में थे, तो फिर जब सारे स्टूडेंट उसमें है, युवा उसमें है, लीडर्स उसमें है, तो सरकार को ये चुनाव करवाने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऐसी कि जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं? क्या वो मतलब कि जो व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, उसके सामने सरकारी सिस्टम क्या फेल हो गया है कि वो सरकार को इतना डर है कि भाई चुनावी साल है और यहाँ कोई व्यवस्था बिगड़ेगी तो सीधा ब्लेम ये सरकार के ऊपर आएगा और उसका इम्पैक्ट जो राजस्थान सरकार के जो इलेक्शन हो रहे हैं, असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, उन सब में आएगा। तो ये सरकार एक तरीके से अपनी कमजोरियां हैं वो छुपाने का प्रयास कर रही है और उसी के चलते उन्होंने ये चुनाव को रद्द करने का फैसला किया। से ये जो यूनिवर्सिटी का चुनाव है, इसकी तैयारी आप लगभग कितने समय से कर रहे थे और इस दौरान आपको क्या लग रहा था कि आपका चुनाव किस दिशा में जा रहा है? क्या कोई पार्टी चुनाव जीतती नजर आ रही थी या फिर हर बार की तरह यहाँ निर्दलीय सीट निकलने की उम्मीद थी? आपको क्या लग रहा था? देखिए, जैसे हर बार की तरह 2015 के बाद में पार्टियों से स्टूडेंट्स ने दूरियां बना ली हैं कि जैसे कोई सी भी सरकार हो, एक बार बीजेपी गवर्नमेंट आती है, एक बार कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, लेकिन स्टूडेंट्स की तरफ, युवाओं की तरफ किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं रहता, जिसके चलते युवा वर्ग हमेशा सरकार से नाराज रहता है। तो सरकार की नाराजगी जाहिर सी बात है कि वो उनके छात्र संगठनों से निकालते हैं, क्योंकि जो ऊपर से नीचे काम करवाने का जो है उनकी पॉलिसीज़ वगैरह का जो डिसीजन है वो सब ऊपर से सरकार के यहाँ से आता है।
जबकि हर बार युवाओं ने देखा है कि कई बार बीजेपी को भी मौका दिया, कई बार कांग्रेस को भी मौका दिया, लेकिन जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने को एजुकेशन को लेके आना चाहिए था, जो यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की खासकर जो विश्वविद्यालय उनका जो शिक्षा का स्तर है वो उठना चाहिए था, वो कई सालों से हुआ नहीं है। जबकि रैंकिंग है वो यूनिवर्सिटियों की, विश्वविद्यालयों की लगातार गिरती जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि संगठन उससे लगभग सभी छात्र नाराज हैं कि भाई आप लोग सत्ता में भी हो, आपके पास पावर भी है, तो आप लोग काम कर क्यों नहीं रहे हो। आप ये भी प्रॉब्लम्स ये यूनिवर्सिटीज़ में चल रही है, तो ये सब का जैसे जिस गवर्नमेंट है उनका संगठन है वो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है, तो ये सब ये एक तरीके से दिखावा कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि देखो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि काम कुछ ग्राउंड लेवल पे हो नहीं रहा है। आप देश के सबसे बड़े राज्य में निवास करते हैं और उसकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, और उस यूनिवर्सिटी की जो नेक की रैंकिंग है वो हर साल गिरती जा रही है, जिसका जिक्र आपने अभी अभी किया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो छात्र संगठन है वो काम नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा और क्या फैक्टर्स हैं, या फिर छात्र संगठनों ने ऐसे कौन से काम नहीं किए जिसकी वजह से नेक की रैंक प्रभावित हुई है और यूनिवर्सिटी का एजुकेशन स्तर गिरा है? देखिए, नेक की जो रैंकिंग होती है उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो हर एक यूनिवर्सिटी में वो पैरामीटर्स के बेस पे उसकी रैंकिंग आती है, जिसमें जो मेनली होता है जैसे एकेडमिक्स का जो उसमें रहता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उसमें सेकंड रोल रहता है, तीसरा उसमें आता है प्लेसमेंट वगैरह का रोल रहता है कि कितने लोग वहाँ से प्लेस हुए हैं उसका ग्रेजुएशन के बाद में या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में। उसके अलावा यहाँ से जितने रिसर्च वगैरह जो पब्लिकेशन है, जो अच्छे अच्छे इंटरनेशनल जर्नल्स है, वहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी से कितने पब्लिकेशंस हैं रिसर्च के। इसके अलावा जो काफ़ी सारे पेटेंट वगैरह होते हैं वो कितने हुए हैं, यहाँ से इनोवेशंस कितने लोगों ने किए हैं, कितने लोगों ने स्टार्टअप्स वगैरह जो नए स्टार्टअप वगैरह है यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितने नई चीज़ें इस्टेब्लिश करी है। तो ये सबको मिला के जो पैरामीटर एक पैमाना जो नेक की रैंकिंग का होता है वो सब ये जहाँ पे बनता है। तो मैं विश्वविद्यालय की बात करता हूँ तो पिछले 10 से 15 साल में यहाँ से मात्र 5 या 6 जो पेटेंट है वो यहाँ से फाइल हुए हैं। उसके बाद में मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो अपने यहाँ पे प्रोफेसर्स लोग हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें से किसी के भी बहुत मतलब ना के बराबर पेपर पब्लिकेशन है। जो इंटरनेशनल जो रेप्यूटेड जर्नल्स है वहाँ पे राजस्थान विश्वविद्यालय का कहीं पे भी नाम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये दिन प्रतिदिन ये स्थिति खराब होती जा रही है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जबकि ये सब चीज़ों पर ध्यान न दे के सरकार ये चुनाव बंद करना और युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। आप तमाम मसलों पर बात करते हुए बता रहे हैं कि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके आधार पर नेक की रैंक तैयार की जाती है, जो बताता है कि कोई भी विश्वविद्यालय या कॉलेज कितना श्रेष्ठ है, वो किसी का सर्वांगीण विकास किस हद तक कर पाएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप जो इतने समय से तैयारी कर रहे थे, छात्र हितों के लिए आप काम करना चाहते थे, तो आपका रोड मैप क्या था? आपके लिए आप एक आइडियल कैंडिडेट कैसे हैं, या फिर अगर आप चुनाव जीतते तो आप आइडियल कैसे बनते? क्या चीजें थी जिस रोड मैप के हिसाब से आप यूनिवर्सिटी को विकास प्रदान कर पाते? देखिए, जो हमारा रोड मैप था वो सबसे पहले ये था कि हमारा मेन फोकस एकेडमिक्स को लेके था कि यहाँ पे विश्वविद्यालय में काफ़ी सालों से जो कोर्सेज है वो जो मार्केट के और जो हायर एजुकेशन के जो आजकल डिमांड में चल रहे हैं उसके अलाइनमेंट में अपने कोर्सेज वगैरह नहीं थे। तो हमारा पहला मुद्दा छात्र संघ चुनाव में ये है कि हम इन कोर्सेज को ऐसे कोर्सेज हो जो कि लोगों को जैसे ग्रेजुएशन के बाद में या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में वो लोग कुछ सीख के चल निकले यहाँ से। ये नहीं है कि भाई जब से यूनिवर्सिटी खुली है या जब से बहुत कई सालों से जो सिलेबस पढ़ते आ रहे स्टूडेंट्स वो सिलेबस ही आज पढ़ते और ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट हो जाती है, रिसर्च स्कॉलर भी बन जाते हैं, पीएचडी की डिग्री भी मिल जाती है, लेकिन उनको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो ग्राउंड लेवल पे उनके जीवन में जो काम में आएगा, जैसे कोई रिसर्च स्कॉलर है तो कि वो अगर आगे जाके कोई प्रोफेसर बनता है तो कौन कौन से स्किल्स उनमें होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनको पता होनी चाहिए जिससे वो एक मतलब ऐसे परफेक्ट प्रोफेसर बन सके, परफेक्ट टीचर बन सके जो स्टूडेंट्स को सीखने के लिए प्रेरित करे। तो ये सारी चीज़ों पर अपने हमारा मेन ये था कि स्टूडेंट्स को ऐसे करियर ओरिएंटेड कोर्सेज हो, इनके साथ में जैसे ब्रिज कोर्सेज वगैरह भी हैं काफ़ी कि भाई जैसे मेन कोई कोर्स चल रहा है उसके साथ में हम उनको एडिशनल नॉलेज दें, स्किल्स वगैरह के थे, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हो, लैंग्वेज वगैरह के कोर्सेज हो, उनको करिकुलर एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह में भी उनको अच्छा पार्टिसिपेशन हो। ये कहा जाता है कि कोई भी सेना जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगी ये वहाँ के सेनापति पर निर्भर करता है, और मैं मानता हूँ कि जो वीसी होता है उसको किसी भी विश्वविद्यालय का सेनापति कहे जाने में कोई गुरेज नहीं होगा। परंतु कुछ छात्रों से बात करते हुए ये बात सामने आई कि उनकी जो डिग्री है वो योग्य डिग्री नहीं है, उनके ऊपर भी केस जारी है। तो आप तमाम सारी चीजें अपने स्तर पर करने के लिए तो राजी हैं, लेकिन आप इस इश्यू के ऊपर क्या सोचते हैं कि जब आपका वीसी अगर जो बात कही जा रही है वो हकीकत है और वो पात्रता उनकी जो है वो सही नहीं है, तो फिर उस मामले को आप कैसे सुधार पाएंगे?
देखिए, आप जिस पात्रता के मामले की और जिस केस की बात कर रहे हो ना, तो मैं एक मतलब पेशे से एक एडवोकेट हूं, तो मैंने खुद ने पर्सनली उस केस पे काम किया है जो हाई कोर्ट में PIL जो लगी हुई है। तो प्रोफेसर RB सिंह वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से जो केस चल रहा है, मैंने उस केस पे बहुत दिनों तक 6-7 महीने 8 महीने काम किया है। तो जो इन्होंने सरकार ने इस तरीके से सारा जुडिशियल सिस्टम को और इन्होंने मैनेज किया हुआ था कि वो केस जैसे ही उस बेंच में उस पे नंबर पे आता था तो वो फाइल साइड में रख दी जाती थी कि भाई इस पे अगले महीने में सुनवाई होगी। उसके बाद में मैंने पर्सनली कई बार 2 से 3 बार जो चीफ जस्टिस जी थे उस टाइम पे उनके सामने मैंशनिंग करी थी कि सर ये अर्जेंट मैटर है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का मैटर है, तो आप इसको मजबूती से उठाएं, एक बार इसको सुनवाई करें कि जो भी डिसीजन है, क्योंकि अगर ये जो भी फैसला है उनकी डिग्री वैलिड है नहीं है, ये जुडिशरी का काम था, लेकिन आप इस पर डिसीजन तो लीजिए। अगर ये वैलिड है तो आप वैलिड बताइए, जिससे लोगों को जो यूनिवर्सिटी के बारे में तरह तरह की भावनाएं लोगों में है, जो इनके यूनिवर्सिटी की इमेज खराब हो रही है, वो कहीं ना कहीं दुरुस्त हो। और अगर इनकी डिग्री इनवैलिड है तो आप इन लोगों को वो ये चीज़ पता हो, तो हम जो जिसके पास में सारी वैलिड डिग्रियाँ हैं वो सब जो लोग उसको कंप्लीट करते हैं उस पर्सन को उस डिग्निटी वाली पोस्ट पे अपन बिठाएं। लेकिन वहाँ से हमेशा यही आता था कि देखो बहुत सारे लोग हैं जो जेलों में पड़े हुए हैं, पहले उनके मामले सुनना जरूरी है, वाइस चांसलर का मामला अभी अर्जेंट नहीं है, अपन अगले महीने सुन सकते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से जुडिशियल सिस्टम को भी मैनेज किया हुआ था कि वो केस की सुनवाई आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई है और वो केस अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी के अभी फिर इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है कि जो सर्च कमेटी है, वाइस चांसलर सर्च कमेटी बन गई है, फिर वहाँ से उसकी गाइडलाइंस बन रही है, लोगों से उन्होंने इन्विटेशन वो मांग लिए हैं, एप्लीकेशन वगैरह, तो उनको प्रॉपरली उनको जांच करी जाए। और ये विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जैसी एकदम इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होती है, वहाँ पे एकेडमिक्स के लोग बैठे, ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो जिस तरीके से राजस्थान सरकार कई सालों से करती आ रही है, ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स इनको तुरंत प्रभाव से बंद कर देने चाहिए। और यही एक कारण है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग गिरना और हालात जो राज्य के शिक्षा का स्तर है वो लगातार इसी कारण गिरता जा रहा है। जो विकास जी ने कहा, आपका उस पर मानना क्या है? क्योंकि अभी इन्होंने चुनाव नहीं करवाए और चुनाव जो है वो लोकतंत्र की नींव है जी। जिस लोकतंत्र में हम निवास करते हैं, जिसके चलते हम हकों की बात करते हैं, जिसके चलते हम खुली हवा में सांस की बात करते हैं, जहां पर हम सोच की स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये सारी चीजें, सारा तकाजा लोकतंत्र से होके आता है। और लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है चुनाव। चुनाव यानी चुनना, और उस प्रक्रिया को बंद कर दिया जाना, क्या आप इसको लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखते हैं? और अगर आप इसको लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखते हैं तो कांग्रेस के द्वारा अभी हाल ही में कुछ घटनाओं के चलते कांग्रेस के द्वारा भाजपा के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए थे कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो इस सारे मामले पर आपकी राय क्या है मोटा मोटा, कि वो भी इनका जो कहना है उसमें कहने में और करने में फर्क है, ये लोकतंत्र की जो हत्या है इसका इम्प्रेशन जो है, इसका जो इफेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी के छात्रों के जीवन पर कैसे पड़ेगा? या फिर जो लोग तैयारी कर रहे थे उनमें से हर साल जब भी कभी इलेक्शन नहीं होता है तो कुछ छात्रों की एज जो है वो ओवर हो जाती है, यानी उनके सपनों पर और उनके अवसरों पर पानी फिर जाता है। तो इन सारी तमाम तरह की समस्याओं के ऊपर, तमाम तरह की बातों के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। फर्स्ट पहले बात करना चाहूँगा डेमोक्रेसी की। आए दिन हम देखते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तब से कांग्रेस गवर्नमेंट और अन्य जो उसके विपक्षी दल हैं, ये सभी आरोप लगाते हैं कि डेमोक्रेसी है वो खतरे में है, डेमोक्रेसी है वो खतरे में। कांग्रेस तो आए दिन इस बात को करती है कि लोकतंत्र को बेच दिया, लोकतंत्र खत्म कर दिया, ये ऐसी चर्चाएं वो करती है। और जिस प्रकार से सरकार ने जो कल आदेश निकाला है, कल जो काला कानून निकाला है कि यूनिवर्सिटी के चुनाव नहीं होंगे, ये भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है और डेफिनेटली लोकतंत्र की हत्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, इन सब में छात्र अलग अलग फील्ड जो भी है, जहाँ जिस फील्ड में छात्र करियर बनाना चाहता है वो यहीं से गुजरता है, स्कूल से और कॉलेज से। कि ऐसा नहीं है कि सब छात्र पढ़ाई में टैलेंटेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब छात्र नेतागिरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सब छात्र खेल कूद में भाग ले सकते हैं, सब छात्र एक्टिंग कर सकते हैं। वो सबका अपना अपना पर्सनल फील्ड होता है। तो वो सारे जो फील्ड होते हैं उनका एक प्लेटफॉर्म है राजस्थान यूनिवर्सिटी और स्कूल और कॉलेज जो भी है। और यहाँ ऐसी जगह में, जैसे मेरे जो छात्र नेता हैं विकास जी घोसले ने जैसे अभी बताया कि इन्होंने अपना 5-6 साल हो गए तैयारी करते हुए। एक बात आप नोट कर लीजिए सर, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ाई तो कर पाता हूँ। यहाँ तो ऐसा सिस्टम है कि एग्जाम पास करके चुनाव लड़ सकता है, लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि जो आदमी पॉलिटिक्स कर रहा है, जो छात्र राजनीति में है, जो किसी भी राजनीति में, छात्र राजनीति हो ऊपर वाली राजनीति हो, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस आदमी का पढ़ाई से जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं लगभग समाप्त हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पढ़ते हैं, हम पास करते हैं, लेकिन हम उतना ही पढ़ पाते हैं कि जितना हमारे पास होने के काम आए।
उससे ज्यादा हम पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं होता है। क्योंकि आपका क्षेत्र जो है, आप अलग क्षेत्र में हाँ, जाना चाहते हो और अलग क्षेत्र में काम करना हमें वो हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, हम पढ़ाई नहीं करना, हम पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं, हम हमारा फील्ड वो चूज कर रहे हैं, तो हम अपना 100% उस फील्ड में देते हैं राजनीति में। और राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी को सन्यासी बनना पड़ता है, घर भी छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, पर्सनल जिंदगी खोनी पड़ती है सर। 6-6 साल से लगे हुए हैं, सब कुछ तन मन धन सब कुछ समर्पित किया उन आदमियों ने, पूरी तरीके से डेडिकेटेड थे। और आज सरकार आके एक करियर को बंद कर रही है, एक जो फील्ड था उसमें जो अपॉर्चुनिटी थी उसको कहीं ना कहीं कोलैप्स कर रही है। ये सरासर गलत है। उस आदमी के 6 साल का क्या होगा जो 6 साल से यहाँ तैयारी कर रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2017 का मेरा एनरोलमेंट है, आज 2023 आ गई, 6 साल मेरे को यहाँ संघर्ष करते हुए हो गई। मेरे 6 साल का हिसाब कौन देगा? मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं पढ़ाई से दूर हो गया, पढ़ाई के फील्ड में मैं सक्सेस नहीं हो सकता, स्पोर्ट्स के फील्ड में मैं सक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि मैंने वहाँ टाइम नहीं दिया। मैंने मेरा कैरियर पॉलिटिक्स को चुना था। और आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में सरकार आके कहती है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। मैं सरकार से 6 साल का हिसाब मांगना चाहता हूँ कि वो क्यों कैरियर पे मेरा कैरियर कोलैप्स कर रही है, क्यों मेरा जीवन खराब करने के लगी है। इसके लिए आप अभी, चूंकि जैसे आपने बताया कि पुलिस आज सुबह से डिटेन कर रही है जो भी छात्र नेता। पुलिस की स्थिति सर ये है, ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी का उलाना देते हैं रोजाना ये सरकार। यहाँ इनसे पूछो कि ये किस आधार पे छात्र नेताओं को गिरफ्तार करे। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में संडे है, आप कैमरे पे दिखाइए, ये कार्ड डाल के घूम रहा हूँ राजस्थान में। संडे होने के बाद भी यूनिवर्सिटी का कार्ड डाल के घूमना पड़ रहा है। ना बाइक पे चलने दे रहे, ना गाड़ी पे चलने दे रहे। यूनिवर्सिटी के आसपास के 5 किलोमीटर की रेंज में किसी आदमी को खड़ा नहीं होने दे रहे। धारा 144 लगा रखी है। यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे को लाइब्रेरी में पढ़ने जाना था, ये अंदर एंटर ही नहीं करने दे रहे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। ये कैसा डेमोक्रेसी है? यूनिवर्सिटी के चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा रखी है, हर 500 कम से कम पुलिसकर्मी लगा रखे हैं, और उसके बाहर भी 5 किलोमीटर के एरिया में ये किसी को घूमने नहीं दे रहे। ये कैसी डेमोक्रेसी है? मतलब एक छात्र अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश नहीं ले सकता पढ़ने के लिए। हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ मेरे साथी हॉस्टल में रहते हैं, मैं हॉस्टल में खाना खाने जा रहा था, मेरे को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये डेमोक्रेसी है? पूछो इनसे, ऐसी डेमोक्रेसी होती है? ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हैं? तो इसका समाधान क्या होगा? कैसे समाधान निकलेगा इसका? क्योंकि अगर ये गिरता हुआ इस तरह डेमोक्रेसी का, तो ये तो फिर और गिरता हुआ जाएगा। तो आप छात्र नेता होने के नाते, युवा होने के नाते, इस संविधान को मजबूत करने वाली रीढ़ युवा हो सकते हैं जो भविष्य बनाएंगे। तो वो होने के नाते आपके प्रयास क्या रहेंगे जिसके द्वारा हमारे प्रयासों को तो ये कुचलने का काम कर रहे हैं ना। हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, प्रोटेस्ट करने का। इन्होंने हमारा वोट भी छीन लिया। हमने घोषणा की थी कि सुबह 10 बजे यूनिवर्सिटी गेट पे प्रदर्शन करेंगे, इन्होंने एक आदमी को यूनिवर्सिटी में नहीं आने दिया, एक यूनिवर्सिटी गेट पे नहीं आने दिया। यूनिवर्सिटी गेट छोड़ो, 5 किलोमीटर के रेंज में नहीं आने दिया। हमारा तो वो अधिकार भी छीन रहे हैं। ये तो खुले सरेआम डेमोक्रेसी का दमन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे जैसे छात्र नेता युवा होता है जिसके खून में परिवर्तन दौड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूथ ही चेंज कर ला सकता है। ये युवाओं को दबाने का प्रयास कर। अब ऐसे बताओ कि हमारे जैसे एक आम छात्र, साधारण छात्र जिसके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है, हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, हमारे जैसों के लिए यूनिवर्सिटी एक प्लेटफॉर्म होता है। ये यूनिवर्सिटी जैसे प्लेटफॉर्म को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कि हम परिवर्तन ला सकते हैं? हमारे तो ये दमन कर रहे हैं, हमें तो खत्म कर रहे हैं। बात तो चेंज कैसे हो पाएगा फिर? मैंने आज जो आप माजरा बता रहे हैं उस माजरे से मैं परिचित हूँ। मैं आज विश्वविद्यालय के गेट पर था, वहां पर मेरी एसपी से बात हुई। और एसपी से बात मतलब करते वक्त मैंने उनसे पूछा कि छात्रों का आरोप है कि आप उनको प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है और यूनिवर्सिटी के अंदर भी लाठीचार्ज की घटनाएं सामने आ रही हैं। जबकि बीएचयू जैसी कुछ घटनाएं हुई थी जिसके चलते पुलिस को यह हिदायत दी गई थी कि जब छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर इस तरह की सटीक कार्रवाई का कोई मतलब नहीं बनता है। बिल्कुल सही। तो उसके बाद एसपी का जो बयान था वो ये था कि अगर छात्र हमसे परमिशन लेते हैं, हमसे पूछकर अगर शांतिपूर्वक धरना करते हैं तो हमें इस बात में कोई गुरेज नहीं होगा। परंतु आप जो कह रहे हैं वो हकीकत एकदम इतर अलग है। तो इन दोनों बातों के बीच का जो विरोधाभास है, इसकी असली हकीकत, असली निचोड़ क्या है इसका? देखिए, जब सरकार ने देर रात आदेश जारी किए हैं, 1 बजे आदेश जारी किए हैं, आप जानते हैं कि कोई सरकारी दफ्तर 1 बजे नहीं खुलता है, लेकिन 1 बजे रात को आदेश जारी किए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को यह अंदेशा था कि बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा, विरोध प्रदर्शन होगा। तो सरकार ने रात को जब सभी छात्र सोए हुए थे उस समय जो दमनकारी फैसला है उन्होंने वो लेके आए। उसके बाद इन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देशित कर दिया और इन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को छावनी बना दिया। ये सूचना इनके पास थी, पुलिस वालों के पास पहले से कि हम प्रदर्शन करेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है सर। हम जब प्रोटेस्ट करें शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट ही करते हैं। जब हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट नहीं कर रहे उस समय इनके पास अधिकार है कि हमें गिरफ्तार करें, इसमें कोई दो राय नहीं। करो, लाठीचार्ज करना है वो करो, जब हम शांतिपूर्वक नहीं करें। हम उग्र होते हैं, हम जब अपने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं तो इनके पास फुल राइट है, ये हमें गिरफ्तार करो, जो लाठीचार्ज करना है वो करो। लेकिन जब हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने में इनसे कौन सी अनुमति लेनी बाकी है? और इनको अनुमति इनसे ली हुई थी, इनको पता था, इनके पास सूचना थी,
तभी तो ये रात को बैरिकेटिंग कर दी, तभी तो ये रात को पूरी यूनिवर्सिटी को छावनी में तब्दील किया। तो ये तो सरासर देखो झूठी बातें हैं, बरगलाने की बातें हैं। सब एसपी की कोई गलती नहीं है, ये सब सरकार की तरफ से आदेशित होता है। इन्होंने डीएसपी लगा रखे हैं, कम से कम 20 आरपीएस राजस्थान यूनिवर्सिटी में खड़े कर रखे हैं। यहाँ कोई आतंकवादी थोड़ी लगे हुए हैं, यहाँ कोई आम छात्र आते हैं सर। और हमारे छात्र नेता, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन यूनिवर्सिटी में ये छात्र संघ चुनाव ऐलान ये बंद कर दिया, आगे मान लो ये नहीं करवाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा दमन होगा इन छात्रों का, ये छात्र कभी निकल नहीं पाएंगे अपने घरों से बाहर, पढ़ नहीं पाएंगे, ये यूनिवर्सिटियां खत्म हो जाएंगी। मेरी गारंटी है। एक छात्र की सुनवाई नहीं होती है सर। एक छात्र को एक माइग्रेशन लेने के लिए पूरा दिन खराब करना पड़ता है। ये छात्र नेता नहीं हो तो पूरा दिन, 2 दिन लगाने सर, ये काम ठप पड़े हैं यहाँ बेचारे, पूरे प्रदेश से यहाँ आके पड़े रहते हैं, सड़कों पे सोते हैं, काम नहीं होते उनके। तो ये 76 नेता ही हैं जो यहाँ काम कराते हैं। 2-3 दिन पहले हमारे लॉ का रिजल्ट दिया, लॉ के रिजल्ट 10-12% रिजल्ट रखा है। जो लॉ कर रहा है, जो एक पीजी करके आ गया, जो 12वीं पास करके आ गया, 80% रिजल्ट फेल कर दिया, 80 ने 90% रिजल्ट फेल किया है। 10% है जो तरीके से पास हुए, बाकी कोई 10% हुए हैं जिनके बैक वैक लग के पास हुए हैं, बाकी सबको फेल कर दिया। एक और मामला भी मेरे सामने आया था, जो मेरे ध्यान में आया कुछ लोगों से बात करते हुए, कि बीएससी के रिजल्ट में भी इस तरह की धांधली सामने आई है, 0-0 नंबर दिए गए हैं लोगों को। अब आप खुद सोचिए कि राजस्थान महाराजा कॉलेज है, देश का राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है। यहाँ 95 से कम वाले का एडमिशन नहीं होता, साइंस के स्टूडेंट का 95 वाला। आप समझ सकते हैं कि वो आदमी कितना टैलेंटेड होगा। उस 95 वाले स्टूडेंट की स्थिति ये होती है कि यहाँ आने के बाद उसके पास होना मुश्किल होता है। उसकी बीएससी 5-5 साल में 5 ईयर प्लान में चलती है। तो ये आप इनका स्तर देखिए, इनकी कॉपी चेकिंग का स्तर देखिए। 0-0 नंबर जो आदमी 35 पेज भर के आ रहा है, 30 पेज भर के आ रहा है, उसने कुछ तो लिखा होगा। बकवास तो इतनी तो बकवास नहीं कर सकता, 2-4-5 नंबर का मैटर देता है। लेकिन इनकी स्थिति है कि 0-0 नंबर। और इनकी मार्किंग आप कॉपी चेक करिए तो देखिए कि किसी में 40 दे दिए ना, तो उसके बाद नीचे 40-40 नंबर आते हैं। मतलब फिक्स पैटर्न पे नंबर देते हैं सबके। मेरे 55 बन रहे हैं तो दूसरे के भी उतनी। मतलब हमारे लॉ में हाईएस्ट परसेंटेज 65 रही है। अब आप इस तरह देख ले, क्या इतने भी 660 बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में, क्या उनमें एक भी वो कैंडिडेट नहीं है जो 90% के आसपास पहुंचे? जबकि वही 12th में 95% वाला स्टूडेंट का यहाँ एडमिशन होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी को मजाक थोड़ी है यहाँ एडमिशन लेना, टैलेंटेड स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। लेकिन उन्होंने सारी शिक्षा का बेड़ा गर्क कर रखा है और आज ये दमनकारी नीति पे और उतार हो चुके हैं, डेमोक्रेसी का हनन कर रहे हैं, जो किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इनको समझा देना कि हम मुकदमों से डरने वाले नहीं है। भगत सिंह बनने की नौबत आ चुकी है, इस राजस्थान में तो आ चुकी है। जिस प्रकार से आप अपराध का बोलबाला और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ भगत सिंह बनने की नौबत आ गई है। और इसके लिए हमारे जिंदगी खराब करने का भी हमें अवसर मिलता है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इनसे दबेंगे नहीं। हम युवा हैं, हम चेंज डिजर्व करते हैं और हम चेंज लाएंगे। जी घोसलिया जी, अगला जो सवाल है वो आपसे है, और सवाल ये है कि भारत जिसको विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र में से गिना जाता है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बाद भी इस देश ने आपातकाल जैसी स्थितियों में ऐसे मंजर देखे हैं जब बसें, जेलें जब गिरफ्तारियों से भरी जा रही थी। अगर ये जो मंजर फिलहाल आपके राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर पनपा हुआ है, जहां पर पुलिस ने आप लोगों की एंट्री जो है उसको अवैध घोषित कर दिया है, आपको डिटेन किया जा रहा है, तो अगर ये परिस्थितियां जल्दी ही पुलिस नहीं सुलझाती है, ये परिस्थितियां सेम रहती हैं, तो गिरफ्तारियां होंगी, आप गिरफ्तारियां देंगे, या इस समस्या का हल कैसे निकालेंगे आप लोग? देखिए, इस समस्या का ये ही हल है कि युवाओं की आवाज़ जो है वो राजस्थान सरकार को सुननी पड़ेगी। जिस तरीके से ये बहाना दे रहे हैं कि भाई हमारे लिंगदो कमेटी की यहाँ पे रिकमेंडेशंस पे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं इसलिए हम इनको बंद कर रहे हैं, तो देखो लिंगदो कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उनको फॉलो करवाना इन लोगों का ही काम है। अगर कोई सिस्टम में अगर कोई मिस्टेक होती है तो अपन उस सिस्टम को बंद कर देंगे, या वो जो उसमें कमी है उसको दुरुस्त करेंगे। अभी काफ़ी समय से अपने यहाँ पे एकेडमिक्स की प्रॉब्लम चल रही है, कई डिपार्टमेंटों के प्रोफेसर उस पर स्ट्राइक पे है। अभी भी लोग जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके अपने, मुख्य रूप से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब आपके एक्शन क्या होंगे अगर ये हालत नहीं सुधरती है? वही बता रहा हूँ। तो काफ़ी सारे लोग जैसे वो चल रहा था, अभी एकेडमिक्स की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपन यूनिवर्सिटी को बंद कर दें। हम उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि उनको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर लिंगदो कमेटी की रिकमेंडेशंस में अगर कहीं पे चूक है तो उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। हम एकदम सीएम साहब से और जो मशीनरी जो इनके पास में उनसे हम गुजारिश करेंगे कि भाई जो भी नियम इन्होंने कानून कायदे जो बना रखे हैं उसके तहत कराए जाए। लेकिन इसको बंद करना कहीं ना कहीं से वो एक ब्लैंकेट बैन जो इस पे लगा रहे हैं वो युवाओं को चुप करवाना है। उसके बाद में इन्होंने जो एनईपी का जो एजुकेशन पॉलिसी का जो इन्होंने बहाना दिया है, तो एनईपी चालू हुए कितना टाइम हो चुका अभी तक,
और उसमें इनके चलते चलते अभी ये लास्ट में ये चीज़ आज के 1 महीने 2 महीने पहले इनको अगर ऐसा था तो बोलना चाहिए था, जिससे इनको भी थोड़ा सा टाइम मिलता भाई इस बारे में सोच पाते, हमें भी टाइम मिलता कि भाई आगे का क्या करना है क्या नहीं करना। तो आज लगभग अगर पिछली साल का देखें तो 10 से 15 दिन का समय अगर जो चुनाव में बचा हुआ है, उसके बाद में एकदम लास्ट मोमेंट पे आके ये रोकना, मतलब इंटेंशनली ये लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ से कोई लोग आगे नहीं निकले। तो मुख्यमंत्री जी से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप खुद एक छात्र राजनीति से निकले हुए आप लोगों ने जो हमारे जो भी पीड़ाएं हैं, हमारे जो भी दुख दर्द सिचुएशन है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। आपने वो चीज़ें देखी नहीं, आपने वो चीज़ें जी हैं, आप उनको अच्छी तरीके से बहुत ही क्लोजली आपने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया। तो वो सारी चीज़ें हम आज फेस कर रहे हैं, तो इन लोगों को एकदम ड्यूटी बनती है, एक उस पोस्ट पे होने के नाते, और दूसरा कि भाई वो जिस सेम पाथ से ये गुजरे उसी से हम आज गुजर रहे हैं। तो इस चीज़ों को सुनने का, तो देखिए जिस तरीके से ये दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब धीरे धीरे यार राजस्थान में सारे युवा वर्ग है, सब आपको पता है कि भाई युवा कितना त्रस्त हो चुका है सरकार से, और उसके बाद में अब ये जैसे चुनावों को बंद करना, और वो भी लास्ट मोमेंट पे बंद करना, ये सरकारी सिस्टम के फेलियर को बताता है। और जल्द ही युवा पीढ़ी एकदम उग्र होकर प्रदर्शन करेगी, जिसका खामियाजा राजस्थान सरकार को भुगतना पड़ेगा। एक और जो चीज़ थी वो ये थी कि आपको लगता है कि ये जो चुनाव नहीं करवाने के चलते जो युवाओं में रोष आ रहा है, उस रोष का प्रभाव भी आगे चुनावों पर पड़ेगा, और युवा जो है वो इस सरकार को वोट देने से कतराएंगे, या फिर वो इसको लोकतंत्र की हत्या की तरह लेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये एकदम लोकतंत्र की हत्या ही है, कि लोकतंत्र को तो एक चौराहे पे एकदम फांसी पे लटकाया जा रहा है, दिन दहाड़े मतलब उसकी हत्या हो रही है। और यहाँ पे सीएम साहब का बयान आ रहा है, उसमें बहानेबाजी आ रही है कि भाई इस वजह से हम नहीं करवा रहे हैं, इस वजह से नहीं करा रहे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको ठीक करिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको बंद कर देंगे। और जाहिर सी बात है, अगर आज हम जैसे युवा है, सब लोगों में आक्रोश है, इनको ना प्रदर्शन करने दिया जा रहा है, ना विश्वविद्यालय में प्रवेश करने दिया जा रहा है, ना हमें घर में रहने दिया जा रहा है। पुलिस आज हमारे घर में घुस के कार्रवाई कर रही है, हमारे यहाँ से हमारे घर पे हमें व्हीकल खड़े नहीं करने देने जा रहे हैं। तो आप ये देख रहे हो कि जिस तरीके का इन्होंने माहौल बनाया, तो जाहिर वाला ये जो माजरा जिसकी आपने जिक्र किया है, ये वाला माजरा क्या है? देखिए, जब से हम सुबह से हम 10-11 बजे हम मेरे अपने मित्रों के साथ में अपने घर में ज्योति नगर अपने आवास पे बैठा हुआ था, वो वहाँ पे 15-20 पुलिस वाले आते हैं और हमारे कॉलोनी में वहाँ से ऐसे मार्च पास्ट की जैसे वो आगे पीछे से निकलते हैं। उसके बाद में 4-5 गाड़ियाँ और आती है, जिसमें 40-50 पुलिस वाले और आ जाते हैं और एकदम से पूरे घर को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद में तुरंत बाद 2 पुलिस की वैन आती है, हमारे यहाँ पे जो भी मेरे साथी थे उनको वहाँ से खदेड़ दिया जाता है, पकड़ के 3-4 लोगों को यहाँ से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। उसके बाद में मुझे खुद को पर्सनली फ़ोन किया जाता है कि आप ये गाड़ियों को हटाओ, यहाँ से इन लड़कों को हटाओ। तो मेरा सवाल सरकार से और पुलिस से यही है कि आप हमें बता दीजिए कि हम अपने घर में नहीं रहे तो हम कहाँ पे रहे। आप या तो हमें वो वाली जगह बता दीजिए जहाँ पे हम अपने को सेफ फील कर पाए, या ऐसी जगह बता दीजिए जो हमारे घर के अलावा जहाँ पे हम हमारी गाड़ियों को पार्क करें। तो जिस तरीके से ये मतलब दमनकारी नीति सरकार आज अपना रही है, तो जाहिर सी बात है कि आज हमें प्रोटेस्ट भी अगर नहीं करने दिया जाएगा तो ये जो गुस्सा है जो सरकार के खिलाफ, ये जो प्रदर्शन वगैरह का जो भी है, जो सब रोष है, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको देखने को मिलेगा। और आने वाले दिनों में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव तो अभी 2-3 महीने बाद में है, इसका खामियाजा सरकार को अभी भुगतना पड़ेगा कि ये युवा शक्ति है, ये चुप नहीं बैठेगी, ये देश की दिशा और दशा दोनों तय करती है। तो इस विश्वविद्यालय के लिए हम लड़ेंगे, और पहले भी लड़ते हैं और आगे भी लड़ेंगे। आपने एक और जो चीज़ बताई वो ये थी कि ये आपका अंतिम वर्ष था जब आप चुनाव लड़ सकते थे, और आप निसंदेह कई सालों से इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो अगर ये चुनाव अब नहीं होता है आपके प्रयासों के बावजूद भी, तो उसके बाद की आपकी रणनीति किस तरह से रहेगी? आप छात्रहितों के लिए काम करना छोड़ देंगे, या फिर अब आप अपनी जिंदगी को किस तरफ दिशा देना चाहेंगे? देखिए, हमारे जीवन का उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं था, हम छात्र हितों के लिए काम करना चाहते थे। पहले भी किया है और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब तक हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर है, जब तक भाई इन्होंने आज ये चुनाव बंद कर दिए, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि भाई यहाँ पे लोग एक बार से सोचे, जिस तरीके से आपने सवाल किया है कि भाई आप तैयारी बंद कर देंगे, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग तैयारियाँ बंद कर दे, जिससे प्रशासन को, सरकार को और मौका मिल जाएगा स्टूडेंट्स को दबाने का, यहाँ पे कि भाई कोई भी एकेडमिक्स की बात नहीं उठाए, यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात नहीं करे, जो इनकी मन मर्जी है अपने हिसाब से इसको चलाए। तो इसके बाद में तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम उसी तरीके से दुगने जोश के साथ काम करें। और ये जो दमनकारी नीतियां हैं, जो एकेडमिक्स को लेके इनकी प्रॉब्लम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है, जो एक आम स्टूडेंट को जो डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए मिलकर उनसे लड़े। जैसे चुनाव हो या नहीं हो, हम हमेशा छात्रों के बीच में रहकर काम करेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस लिंगडो कमेटी का हवाला दिया गया था, आपने उस लिंगडो कमेटी के नियमों की पालना की है? पहला सवाल। उसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स जो थे, जो कुछ छात्र नेता जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने 30-30, 35-35 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं इस चुनाव के दौरान। तो इस तरह का माजरा क्या है? आपने लिंगडो कमेटी का
पालना किया था या नहीं किया था, ये पहला सवाल। दूसरा ये कि ये जो ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं 30-35 लाख रुपए तक खर्च कर दिए गए हैं, क्योंकि ये वही आंकड़ा है जो अशोक गहलोत जी बात कर रहे थे, उसी के आसपास मिलता जुलता आंकड़ा है। तो इन सारे दावों की हकीकत क्या है? देखिए, ये सब जो आंकड़ों की जिसकी बात कर रहे हो, तो इन आंकड़ों की शुरुआत से मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन जो अपने सीएम साहब है वो छात्र राजनीति में, तब तक उन्होंने खुद ने बताया कि उन्होंने इलेक्शन के चक्कर में अपनी साइकिल बेच दी थी, मोटरसाइकिल बेच दी। तो उस जमाने में मोटरसाइकिल को बेचना, आप समझ सकते हो कि आज चुनावी खर्च की लिमिट 5,000 रुपए है, और उस जमाने में वो लिमिट कितनी होगी। और आपने ये देखिए मोटरसाइकिल बेचिए, तो लिंग दो कमेटी का अपन जिस तरीके से उन्होंने निर्धारित कर रखे वो फुलफिल कर पाना ना उनके लिए ना मुमकिन था, ना हमारे लिए है। तो पहली बात तो ये है कि जो भी आउटडेटेड ये पॉलिसीज है, जो इनके रिकमेंडेशन है, ये बहुत पुराने बने हुए हैं। और जब आज ये इस तरीके से देखिए कि भाई 4 कॉलेजेज हैं, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, राजस्थान कॉमर्स, एंड फिर कैंपस भी इतना बड़ा कैंपस है, 30,000 के आसपास स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके प्रॉब्लम्स है, ये सब है। तो जो लिंग दो कमेटी की रिकमेंडेशन है, जो इनकी खर्च की सीमा है, उसमें चुनाव लड़ना ना पहले पॉसिबल था ना आज पॉसिबल है। तो मैं एक सवाल ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि भाई जो बोल रहे हैं कि भाई किसी ने कितने कर दिए, 30 लाख कर दिए, 35 लाख कर दिए, अगर ऐसा कुछ किया है तो आप पूरा सरकारी सिस्टम लेके बैठे हो, पूरा मशीनरी आपके पास है, तो उसको रोकिए आप। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप चुनाव रोक दोगे। कहीं पे भी आपको लग रहा है तो उसकी जांच करिए, उन लोगों को रोकिए। हो सकता है कि अगर जैसे आप मेरे को अगर पूछो, अगर मैंने कहीं ऐसा कुछ किया तो आप मुझे रोकिए, बाकी स्टूडेंट्स को क्यों रोकेंगे? जो इसमें बहुत सारे लोग हैं काफ़ी जो अभी अपने यहाँ से अपने अपने लेवल पे संघर्ष कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पे उनको फोकस करना चाहिए, कि ना कि भाई उसको चुपचाप से आके उसको बंद कर दें। मेरा जो अंतिम सवाल आपसे है वो ये है कि आप छात्र नेता हैं और आपके पीछे एक छात्रों का हुजूम जो है वो आप लेकर चलते हैं, जिनका आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ऐसी विकट परिस्थिति में जब आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है, आपको यूनिवर्सिटी के बाहर से डिटेन किया जा रहा है, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, तो विश्वविद्यालय के अंदर से विरोध की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? अंदर के जो छात्र हैं, आपके जो समर्थक हैं, वो विरोध की आवाज़ क्यों नहीं प्रकट कर रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उनके साथ आप ऐसा क्यों कर सकते हैं? तो ऐसी जो परिस्थितियां वो क्यों पैदा नहीं हो रही हैं? देखिए, जो ये दमनकारी सरकार है, ये लोगों का शोषण करते हुए, युवाओं का शोषण करते करते ये लोग इतने एक्सपर्ट बन गए हैं कि ये हर एक आवाज़ को दबाना सीख गए हैं, क्योंकि ये सदियों से ऐसा करते आ रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने देर रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जाके ये नोटिफिकेशन निकाला है, दूसरी सुनियोजित तरीके से इन्होंने ये संडे को निकाला है, फिर एक वर्किंग डे है, उसके बाद में तुरंत 15 अगस्त का ये है। तो ये 3-4 दिन का जैसे हॉलीडे वगैरह का जैसे चल रहा है, तो उसके बीच में देर रात तक ये आदेश निकालना। आज संडे है तो क्लासें वगैरह नहीं लग रही है, कोई स्टूडेंट्स वगैरह रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी में नहीं आ पा रहे हैं। उसके बाद में भी आप सोशल मीडिया पे देखिए, जहाँ पे भी उन लोगों को मौका मिल रहा है वहाँ वो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आज यहाँ पे भी देखोगे कि काफ़ी सारे ये लोग खड़े हैं कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मान लो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन नहीं, आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो। काफ़ी सारे लोग हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन ये आज खड़े हैं तो ये सब स्टूडेंट्स के लिए खड़े हैं कि भाई गलत हो रहा है। तो जो इन्होंने इतना, सरकार ने इतना, पुलिस का इतना डर है, आप देख सकते हो एक छात्र नेता होने के बाद में भी संडे के दिन इनका ये डर आप इस आईडी कार्ड के रूप में देख सकते हो कि भाई मुझे कहीं पकड़ ना ले, इनको गले में आईडी कार्ड डाल के घूमना पड़ रहा है। आई कार्ड के अलावा हमें भी यहाँ पर एक अलग स्थान जिसकी बिल्कुल आप एकदम अपने को गुप्त रूप से अपने को ये सब करना पड़ रहा है। घर में सुरक्षित नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने बोला, घर पे अभी मतलब आधे घंटे पहले मेरे साथी से बात हुई है कि हमारे यहाँ पे एक साथी को पुलिस वाले, 2 सिविल ड्रेस में पुलिस वाले आए हैं और उसको पकड़ के थाने लेके गए हैं। तो जिस तरीके से लोगों में, स्टूडेंट्स में एकदम डर है कि आज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको पकड़ के लेके जाती है पुलिस, उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो भाई उनके करियर की वो भी बात आती है। तो ये इन्होंने डर का माहौल इस तरीके से इस हद तक बढ़ा दिया है कि लोग आज उनकी खुद के अधिकारों के लिए आवाज उठाने से भी डर रहे हैं। तो इसी वजह से ये आवाज आ नहीं रही है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री साहब को ये बता देना चाहता हूं कि ये जो आवाज आप दबा रहे हो, ये दबी नहीं है, जल्दी ही एक उग्र आंदोलन का रूप लेगी। ये युवा शक्ति है, ये चुप नहीं बैठेगी, अपने अधिकारों के लिए पहले भी लड़ी है और आगे भी लड़ेगी। आपका जो आपके समर्थक हैं, जो छात्र पढ़ रहे हैं, उनके नाम आपका संदेश क्या है? देखिए, मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हम साल के 365 दिन, कोई चाहे त्यौहार हो, चाहे किसी भी प्रकार का मौका हो, हम घर नहीं जाते हैं। हम 365 दिन आपके बीच में रहते हैं, आपकी सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से, भूखे प्यासे रह के आपकी सेवा करते हैं। तो आज जब हमारे पे संकट आया, जब छात्र नेताओं पे संकट आया, जब उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आपका भी कहीं ना कहीं दायित्व है और कर्तव्य है कि आप भी उनकी आवाज़ बने, उनके साथ उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं और इस दमनकारी सरकार की मुखालफत करें, इसका पुरजोर तरीके से विरोध करें। मेरा आप सभी छात्राओं के लिए यही संदेश है। ये थी आज छात्र नेताओं से बातचीत, जिनको डिटेन किया जा रहा है, जिनके घर पर पुलिस पहुंच गई है, यूनिवर्सिटी में जिनको घुसने नहीं दिया जा रहा है, और उसके बाद इस तरह के एक
ऐसे स्थान पर हमें इंटरव्यू करना पड़ा जहां पर किसी को इस बात की जानकारी नहीं है, जहां पर पुलिस पहुंची हुई नहीं है। तो आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? आगे के जो नियम है वो सरकार को किस तरह के अपनाने चाहिए? इस तरह की लोकतांत्रिक घटनाएं, जो लोकतंत्र की हत्या की घटनाएं हैं, उनको अंजाम दिया जाना चाहिए। इसको आप लोकतंत्र की हत्या मानते हैं, नहीं मानते हैं? तो इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लोकदूत। शुक्रिया।